ब्याह कर नई नवेली दुल्हन कंचन जब अपने ससुराल आती है। बहू, ये है तेरा भरा पूरा ससुराल। ससुराल? हे भगवान, ये मेरी ससुराल है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आई हुई हूँ। कंचन की सास उसे उसके पूरे ससुराल वालों से मिलवाती है। इनके पैर छू बहू, ये तेरे ससुर जी हैं और वो सबसे बड़े जेठ जी और ये जेठानी, और इनसे मिल, ये दोनों तेरी ननद हैं और वो तीनों तेरे देवर। कुछ देर बाद वो आराम करने अपने कमरे में जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी जेठानी के बच्चे उसके बिस्तर पर उछल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद उसकी ननद उसके कमरे में आती है। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अब चाची को आराम करने दो। अच्छा भाभी, माँ ने कहा है सुबह आप 5 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ कर लेना। वो कल आपकी पहली रसोई है ना, इसलिए। जी ठीक है दीदी। अगली सुबह तड़के उठकर कंचन तैयार हो जाती है। फिर अपनी पहली रसोई में सबके लिए कई तरह के पकवान बनाती है। अरे वाह कंचन बहू, तुमने तो काफी सारे पकवान बनाए हैं और खुशबू भी बड़ी लाजवाब आ रही है। लेकिन तुमने पराठे नहीं बनाए क्या? बनाए हैं ना जेठानी जी, पूरे 30 आलू के भरे हुए पराठे बनाए हैं। जानती हूँ थोड़े ज्यादा है, लेकिन आप देखना मेरे हाथ के बनाए हुए रायता बूंदी और कोफ्ते की सब्जी के साथ ये सब यूं ही चट हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? 30 पराठे? अरे ये तो आधे से आधे परिवार के लिए भी नहीं होंगे। यहाँ तो नाश्ते में ही 100 पराठे रोज बनते हैं। 100 पराठे? और नहीं तो क्या, देख नहीं रही कितना बड़ा परिवार है, ऊपर से सबकी डाइट भी अच्छी है। हे भगवान, मैंने तो अपनी पहली रसोई का खाना बनाया था, लेकिन ये तो मुझसे अब पूरी बारात का खाना बनवा रहे हैं। क्या सोच रही है? देर मत कर, सब खाने पर आते ही होंगे। फिर ये तेरे 30 पराठे तो यूं ही चट हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा, और फिर तुझे आटा लगाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब पहली रसोई में तो तुझे सब अकेले ही करना है। गर्मी के मौसम में कुछ ही देर में वो पसीने से तरबतर होने लगती है। उफ, ये पूरे कुनबे के लिए 100 पराठे का दुख पहले क्या कम था, जो ये गर्मी की मार भी मुझे झेलनी पड़ रही है। बाय गॉड, ससुराल में पहले दिन ही ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी झंड हो गई हो मेरी। माँ, आज तुम्हारी सचमुच बहुत याद आ रही है। वो अकेले में बड़बड़ाए जा रही थी, तभी उसकी छोटी ननद पुष्पा वहाँ आती है। क्या हुआ भाभी, 1 घंटे से आप रसोई में खड़ी हो, लेकिन अभी तक आपसे 100 पराठे भी नहीं बने। बाहर सारे पराठे खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए? ये लोग इंसान है या जानवर जो बस चरे ही जा रहे। ये लोग मुझे बहुरानी बनाकर लाए या नौकरानी? इतनी जल्दी जल्दी तो कोई रोबोट भी रोटियां नहीं बना पाएगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। ऐसे ही उसे 3 घंटे लगातार किचन में खड़े हुए बीत जाते हैं। उसका सारा मेकअप पसीने में बह चुका होता है। बस अभी अब और पराठे नहीं चाहिए। ये सुनते ही कंचन के प्राण में प्राण आते हैं। थैंक गॉड, मेरी पहली रसोई की रस्म पूरी हुई। अब कम से कम इसके बाद मुझे यूं 100 पराठे अकेले तो नहीं बनाने पड़ेंगे। शाम को सब औरतें कंचन की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं। अरे बहू की नैन नक्श तो अच्छी है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन इसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अब नाश्ते में ही 100 पराठे बनवाएंगे तो चेहरा तो मुरझाएगा ही ना। जी कुछ नहीं, शादी ब्याह की रस्मों में तो बच्चे थक ही जाते हैं। वैसे भी आपको तो पता है आजकल के बच्चों का कितने नाजुक होते हैं। वाह भाई सासू माँ, चिट भी मेरी पट भी मेरी। वाह 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 वाह। उस रात मुंह दिखाई की रस्म काफी देर तक चलती है, जिस कारण कंचन थक जाती है। उफ, ना जाने ये कैसा पेट है इन लोगों का। ऐसा करूंगी, सुबह नाश्ते में मैं सबके लिए इडली सांभर और पोहा बना दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, वो जल्दी भी बन जाएगा और इस तरह मैं 100 पराठे बेलने से बच जाऊंगी। अगली सुबह कंचन सबके लिए नाश्ते में इडली सांभर और पोहा बनाकर तैयार कर देती है। ये क्या नाश्ते में भला ये इडली सांभर और पोहा कौन खाता है भाई? नहीं नहीं, हमें तो पराठे ही खाने। जब तक 10-15 पराठे खाकर डकार ना आ जाए तब तक तो समझो पेट भरा ही नहीं जी। ये इडली सांभर तो हमारे दांत के नीचे भी ना आए। ठीक कहा, छोटी बहू जाओ, जाकर सबके लिए पराठे बनाकर ले आओ। जी माँ जी। गुस्से में कंचन रसोई में जाती है। इतने अच्छे दिल से मैंने इनके लिए नाश्ता बना कर रखा था, लेकिन वो सारा खराब हो जाएगा। जब इन सबको पराठे ही खाने थे तो पहले ही बोल देते, कम से कम यूं गर्मी में खड़े रहकर पसीना तो नहीं बहाना पड़ता। कंचन फिर जल्दी से ढेर सारा आटा गूंथती है और पूरे 2 घंटे बाद 100 पराठे बनाकर तैयार कर लेती है और सबको सर्व करती है। लेकिन इस तरह वो काफी थक जाती है। इसी तरह वो दिन भर काम में लगी रहती। ऐसे ही रात का समय आता है।
कंचन सबके लिए दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। अरे ये क्या बहू, तूने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं? इसके साथ थोड़े बहुत पराठे भी बना लेती। इतने बड़े परिवार का भला दाल चावल से क्या ही होगा। हे राम, फिर पराठे? हाँ, यहाँ सबको पराठे खाने होते हैं। जी तो चाहता है पराठों में जहर डालकर खिला दूं इन सबको। फिर कंचन गुस्से में रसोई में जाकर सबके लिए पराठे बनाने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन वो फिर से सबके लिए गर्मी में खड़े रहकर पराठे बनाती है। फिर दिन में दाल चावल बनाती है, लेकिन तभी उसका सर दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। कंचन, तुम्हारे शरीर पर ये लाल दाने कैसे हो गए? अब गर्मी में खड़े रहकर 100 पराठे बनाऊंगी तो ये तो होना ही था ना। जेठानी जी भी बस सब्जी बनाकर रसोई से बाहर आ जाती हैं। अकेले रसोई में खड़े रहकर तो मैं इतने लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ ना। मेरी माँ ठीक ही कहती थी। उस वक्त मैं उनसे पराठे बनाने सीख जाती तो आज मेरी स्पीड अच्छी हो जाती। आपको पता है, पूरे 2 घंटे रसोई में खड़े रहकर मैं 100 पराठे बना पाती हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो और अब तुम आराम करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बाहर बारिश का मौसम होता है। भाभी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, कुछ अच्छा सा बना दो ना। मैं अभी तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ओ नहीं, पकौड़े नहीं भाभी, उससे तो पेट में गैस बनती है। ऐसा करिए, आप गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाकर ले आओ और साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी। हे भगवान, इस सुहाने मौसम में भी इन सबको पराठे ही सूझ रहे हैं। अगर इनका बस चले तो ये अपनी अंतिम यात्रा में भी पराठे लेकर चले। कंचन रसोई में जाकर पराठे बनाने लगती है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया जाता है। देखिए, लगातार गर्मी में काम करने के कारण इनकी बॉडी का पानी सूख गया है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए ये गर्मी में चूल्हे के पास कम जाए। और हाँ, आप सबने जो अपने टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। आप सबका फैटी लिवर हो गया है, इसलिए अब से आप पराठे जितना कम खाएं उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही उन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सब लिमिट से ही खाना खाते हैं और पराठे खाना भी बेहद कम कर देते हैं, जिससे अब कंचन को भी अपने बड़े ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मौली एक अनाथ और गरीब परिवार की विदेशी लड़की थी, जिसे एक हिंदुस्तानी लड़का अपने प्यार के झांसे में फंसाकर इंडिया ले आया और कुछ दिनों बाद ही उसका पैसा लेकर भाग गया। ओह गॉड, ही चीटेड मी। अब मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता। उसने हमको धोखा दिया। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसका मर्डर कर दूं। मौली अकेले बैठकर रो रही थी, तभी वहाँ से गुजर रहे एक लड़के मनीष ने उससे कहा, अब क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? मौली ने उसे सारी बात बताई कि कैसे एक लड़का उसे धोखे से इंडिया ले आया और उसके सारे पैसे लेकर उसे धोखा देकर भाग गया। ओह, सो सैड। अब वैसे तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। मेरी कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं। तुम अच्छे पैसे भी कमा लोगी और साथ में रहने की जगह भी तुम्हें मिलेगी। ओके। मनीष उसे अपने साथ ले आया और उसे नौकरी के साथ साथ रहने के लिए सर्वेंट रूम भी दिया। मौली जल्दी सारा काम सीख गई। मनीष भी उसके काम से बड़ा ही खुश हुआ। मौली अच्छे से अपना काम करने लगी। उसे वहाँ काम करते हुए 1 साल हो गया और उसकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। साथ में काम करते करते मौली और मनीष एक दूसरे के काफी करीब आ गए और एक दिन मनीष ने मौली को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इस 1 साल में मौली तुम मेरे काफी करीब आ गई हो। मेरा तो तुम्हारे बिना रह पाना भी मुश्किल है। क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? विल यू मैरी मी? मैरी? तुम अच्छे से जानते हो ना मनीष, मैं एक अनाथ हूँ और ऊपर से गरीब भी। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मौली। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी और इस कंपनी की मालकिन हो। और रही बात घर की, तो वो इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकती। पूरे 100 रूम्स हैं मेरे घर में। इसके बाद मनीष उसे ब्याह कर अपने घर ले आया, जहाँ उसकी माँ कमला उससे कहती है, अरे मनीष बेटा, ये तुम किस पर कटी को उठा लाए? माँ, ये तुम्हारी बहू है और मैं इससे प्यार करता हूँ। अच्छा, प्यार तो तुम कुत्तों से भी करते हो, तो क्या उससे भी शादी कर लोगे? ना ओढ़ने पहनने का ढंग, और ये बाल तो देखो, परकटी कहीं की। मैं तो नहीं मानती इसे अपनी बहू। सासू माँ, हमको अपना लीजिए, हम तुमको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। हे राम, ये कैसे बात कर रही है? अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी तो कॉलोनी में नाक ही कट जाएगी। बहू, तू जल्दी से अंदर आ।
मौली अपनी नाराज सास के साथ अंदर आ गई और 100 कमरों का घर देखकर तो वो हैरान ही रह गई। इतना बड़ा घर, मुझे तो लगता है मैं इसमें कहीं खो ही ना जाऊं। तुम भी ना मौली, बड़ी ही मजाकिया हो। अगले दिन कमला मौली को आवाज देते हुए कहती है, अरे बहू उठो, आज तुम्हारा पहला दिन है। इंडिया में इतनी देर तक नहीं सोते, उठो और जल्दी से कुछ मीठा बनाओ। जी जी सासू मॉम, मैं अभी नहा के आया। आया आया, हे राम, मेरे तो करम ही फूट गए जो ये आया और जाया वाली बहू मिल गई। मौली नहाकर बाहर आती है तो उसकी सास उसकी मदद करते हुए उससे हलवा बनवाती है। इसके बाद उसकी सास उससे कहती है, ये ले जा ये हलवा और अपने पति को भी चखा दे, और ये चाय भी ले जा। मनीष को सुबह उठते ही गरम चाय चाहिए होती है। बेचारी मौली सहमी सी वो हलवा लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी, लेकिन जब वो अपने कमरे की ओर जाने लगी तो वहाँ सब कमरे के दरवाजे एक जैसे थे। मौली को समझ नहीं आ रहा था कि उसका कमरा कौन सा है। वो बार बार कमरों में जाती और वापस आ जाती क्योंकि हर कमरा खाली होता। अंत में जो कमरा बचा था वो उसका कमरा था, लेकिन तब तक उसका हलवा और चाय ठंडी हो चुकी थी। अरे मौली, ये चाय और हलवा तो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसे कौन पिएगा? एक बात बताओ, ये 100 कमरों वाला घर बनाने के लिए आपने कौन सा इंजीनियर बुलवाया था? मैं पिछले 1 घंटे से अपना कमरा ढूंढते ढूंढते थक गई। तभी पीछे से कमला आकर कहती है, क्यों, अपना घर तो हर कोई पहचानता है। हाँ, पर ये सब पीछे देखा हो तब ना, वहाँ तो एक कमरे में ही रहती होगी। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ से इस उड़न तस्तरी को उठा लाया। गरीब कहीं की। माँ, मैं मानता हूँ कि मौली गरीब है, लेकिन अब वो इस घर की बहू है। शादी को 10 दिन हो गए। फिर एक रोज कमला कहने लगी, तुम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन हमारी भी समाज में कोई इज्जत है, इसीलिए मैंने रिश्तेदारों को एक ग्रैंड रिसेप्शन देने का सोचा है, और इसके लिए हर तैयारी तुम दोनों को ही करनी है। अपनी सास की ये बात सुनकर मौली सोच में पड़ गई। क्यों ना मैं हर एक कमरे की डेकोरेशन अलग कर दूं, ताकि कमरों की पहचान हो सके, लेकिन इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्यों ना मैं हर रूम के बाहर नंबर लिख दूं? नहीं, ये अजीब लगेगा। ये घर है, कोई होटल नहीं, तो फिर क्या करूं? अरे ओ परकटी, किस सोच में डूबी है? अगर ऐसे ही सोच में पड़ी रही तो फिर तो हो गया सारा काम। मनीष और मौली ने मिलकर सारी तैयारियां कर ली और आखिर रिसेप्शन वाला दिन भी आ गया। ओ परकटी, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जा। जी सासू मॉम। मौली अपना कमरा ढूंढते हुए जैसे ही एक कमरे में गई तो वो अंदर से अपने आप लॉक हो गया। ओह गॉड, ये क्या हो गया? ये गेट खुल क्यों नहीं रहा? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? कुछ देर तक कोशिश करने के बाद मौली घबराकर बेहोश हो गई। अरे बेटा मनीष, बाहर सब मेहमान आ गए हैं, ये बहू अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा लेकर कहीं भाग गई हो? माँ, मेरी मौली गरीब जरूर है, लेकिन चोर नहीं। हो सकता है किसी कमरे में तैयार हो रही हो। जा फिर जाकर देख, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना कमरा ही ढूंढती रह जाए। मनीष ने सभी कमरे देख डाले, फिर उसे वो एक कमरे में बेहोश पड़ी मिली। तभी वहाँ कमला भी आ गई। उठो बहू उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? मनीष उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है, फिर मौली को होश आ जाता है। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं क्या होता। सासू मॉम, अपना कमरा ढूंढते हुए मैं यहाँ आई, फिर ये दरवाजा ही लॉक हो गया और डर के मारे मैं बेहोश हो गई। अरे बहू, मैं सास हूँ, कोई जल्लाद नहीं जो तुम्हें इतना डराऊं कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं कल ही इन सब कमरों के दरवाजों पर अलग अलग देशों के नामों की नेम प्लेट लगवा दूंगी, जिससे मेरी बहू को अपना कमरा ढूंढने में परेशानी ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहू को कुछ भी हो। सासू मॉम, यू आर माई रियल मदर। अब क्या बोली अंग्रेजी में? माँ ये कह रहे कि आप तो बिल्कुल उसकी सगी माँ जैसी हो। हाँ, तो ये परकटी भी तो मेरी बेटी जैसी है। अच्छा, बातें बंद कर और मुझे इस परकटी, मेरा मतलब है मेरी बेटी को तैयार करने दे। सब मेहमान इसका वेट कर रहे होंगे। इसके बाद कमला मौली को अच्छे से तैयार करके सब मेहमानों से मिलवाती है और फिर अगले दिन सुबह ही हर कमरे के दरवाजे के बाहर अलग अलग देशों के नामों की नेम प्लेट लगवा देती है, जैसे अमेरिका, जापान, दुबई। और इसी तरह मौली और मनीष के गेट पर इंडिया की नेम प्लेट लगवा देती है, जिससे अब मौली को हर कमरे को समझने में आसानी हो जाती है।